चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम सभी शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से संबंधित कि कैसे हम लोग दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक सवाल करके देखते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है उसको आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विदाउट मिसिंग इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड। माने किसी तरह का इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है और डायरेक्ट मेथड से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल के दिखाना है अमाउंट कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके। तो शुरू किया जाए। चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर? सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। और क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? क्या करना है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अशोका लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर में एक और वर्ड लिख लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ, है ना। ऊपर में लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ। किसके बुक में बनाना है? बोलो ना, अशोका लिमिटेड के बुक में बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से। ठीक है सर। और यहाँ पर बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाना है। कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाना है। तो लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जल्दी से फॉर्मेट खींच लीजिए आप, जल्दी फॉर्मेट खींचो। और फॉर्मेट आप सभी जानते हैं बहुत आसान होता है कि नहीं? फॉर्मेट बहुत आसान होता है। आवाज नहीं। चलो यहां पर लिख लेंगे पार्टिकुलर और फिर यहां लिख लेंगे डिटेल्स, यहां लिख लेंगे अमाउंट। ठीक है। और चलो शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इनफ्लो में जो आएंगे वो सब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है सर। तो चलिए बताइएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कौन कौन सा हो रहा है? मतलब इनफ्लो का मतलब पैसे आ रहे हैं। इनफ्लो का मतलब पैसे आ रहे हैं। कौन से एक्टिविटी से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आ रहे हैं, वो सब आइटम चुन करके पहले लिख लेना है। और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे जा रहे होंगे, आउटफ्लो हो रहा होगा, उन सब आइटम्स को लिख लिया जाएगा। और फिर निकल के आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर टैक्स वगैरह दिया होगा तो फिर उसके बाद माइनस करेंगे, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया होगा तो फिर उसको एडजस्ट करेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर। ठीक है। तो चलो जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में जो आइटम्स लिखे हुए हैं वो आप लोग बताइएगा कि इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और मजे की बात है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा भी कि नहीं आएगा, ये सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला आइटम दिया है कैश सेल्स। बताओगे कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नगद में बेचा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यस सर। इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो। तो इनफ्लो में लिख लेंगे कैश सेल्स कितना रुपया दिया है? कैश सेल्स कितना रुपया दिया है?
6 लाख रुपया लिख लेंगे। अगला बोलो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है क्या इनफ्लो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, तो जल्दी से लिख लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ साथ। कितना रुपया? 24,000। अगला आइटम है कैश परचेजेज। बताओगे कैश परचेज क्या इनफ्लो है? सर कैश में परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो ये तो आउटफ्लो हो गया, इनफ्लो थोड़ी है ये, तो ये आउटफ्लो में लिखाएगा। ठीक है सर, तो चलिए आउटफ्लो के लिए आप चाहे तो नीचे एक कॉलम, नीचे लाइन लिख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि देखिए प्रॉब्लम हो सकता है, पहले इनफ्लो वाला सब लिख लेने दीजिए, क्योंकि आपको नहीं ना पता है कि कितने आइटम इनफ्लो को मिलेंगे, तो कितना स्पेस छोड़ के लिखे आउटफ्लो के लिए। तो एक काम कर सकते हैं कि जो जो आउटफ्लो का मिलेगा उसको टिक कर लीजिए, ताकि दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ेगा जब आउटफ्लो लिखना शुरू करेंगे। तो आया बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो जो जो आइटम आउटफ्लो का मिल रहा है उसको एक टिक कर लीजिए यहाँ पर, ताकि आपको पहचान में आ जाएगा कि सर ये आइटम तो आउटफ्लो का है, ये आउटफ्लो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला आइटम देखिए क्या लिखा है। कैश परचेज के बाद कैश पेड टू क्रेडिटर। बताओ ना, ये ऑपरेटिंग का है क्या? यस सर। क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है, क्योंकि कैश पेड किया गया है ना, तो ये भी आउटफ्लो में आएगा, इसको भी टिक कर लो। समझ गए बात? अगला सैलरी पेड, क्या ये ऑपरेटिंग है? यस सर। क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो है, तो सर इसको भी टिक कर लो, जब आउटफ्लो लिखेंगे तब लिखेंगे। अगला आइटम कमीशन पेड, क्या ये ऑपरेटिंग है? यस सर। इनफ्लो की आउटफ्लो? आउटफ्लो, तो इसको भी टिक कर लो, जब आउटफ्लो लिखेंगे तो लिखेंगे। क्लियर है बात? अगला आइटम रेंट पेड, ऑपरेटिंग है। पहले तो ये पहचानो ऑपरेटिंग है कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए हो सकता है कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का भी आइटम दे दे, इसलिए पहला चीज क्या पहचानना है? ऑपरेटिंग है कि नहीं है, और उसके बाद पहचानना है कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। तो बोलो रेंट पेड क्या है? रेंट पेड ऑपरेटिंग में आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो लिखेंगे तो इसको भी लिख लेंगे। अगला आइटम ऑफिस एक्सपेंसेज पेड, ऑपरेटिंग है? यस सर। आउटफ्लो है? यस सर। आप आउटफ्लो लिखेंगे तब हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, आउटफ्लो लिखेंगे तब इसको लिखेंगे। अगला आइटम इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ये इंश्योरेंस क्लेम क्या है सर? अभी अभी बता रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो याद रहेगा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम लोग एडजस्ट करेंगे सबसे लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही सबसे लास्ट में, तब इसको वहां लिखा जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, यानी लॉस ऑफ स्टॉक हो गया है, स्टॉक लॉस हो गया है, तो उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो रिसीव है ना, तो ये हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये भी अभी नहीं लिखा जाएगा। इनकम टैक्स पेड, आप लोग को मालूम है ना, इनकम टैक्स पेड माइनस कहाँ होता है? जब इनफ्लो आउटफ्लो लिख लेते हैं उसके बाद माइनस होता है, तो इसको भी बाद में लिखेंगे। टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स में से इसको माइनस करेंगे रिसीव्ड को, ठीक है, और तब इनकम टैक्स को लिखा जाएगा। और रॉयल्टी रिसीव्ड बताइए क्या है? ये भी ऑपरेटिंग है, और ऑपरेटिंग हाँ इनफ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो तो लिखेंगे इनफ्लो में एगो दिया है रॉयल्टी रिसीव्ड। बोलो रॉयल्टी रिसीव्ड कितना रुपया दिया है? 30,000। चलो टोटल जोड़ के बताओ तो टोटल रिसीप्ट कितना हुआ? कितना हुआ? 6,54,000। कोई दिक्कत किसी को? इसको क्या कहा जाएगा जी? ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी को दिक्कत? चलो इसके बाद अब बी नंबर क्या लिखा जाएगा? आउटफ्लो, है कि नहीं? आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जल्दी से लिखना शुरू करो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। चलो तो कौन कौन सा हम लोग आउटफ्लो में पहचान के रखे हैं, जरा उन सभी आइटम्स को जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। ऑलरेडी पहचान कर चुके हैं ना, बस अब उसको लिख लेना है कि नहीं? बस उसको लिख लेना है, तो जल्दी से लिख के खत्म करो। चलो बताओ कौन कौन से आइटम है सर? बोलो कैश परचेज कितना रुपया? 3 लाख लिख देंगे। अगला बोलो कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर बोलो कितना? 16,000। अगला बोलो सैलरी पेड, इसी में आएगा ना? सैलरी पेड बोलो कितना? 28,000। अगला बोलो कमीशन पेड, इसी में आएगा ना?
कमीशन पेड, क्या बताओ बहुत भारी लग रहा है? नहीं सर, 20,000 रुपया। चलो रेंट पेड भी तो इसी में आएगा। रेंट पेड कितना रुपया? 10,000, आउटफ्लो में ही लिखाएगा ना। ऑफिस एक्सपेंसेज पेड, ये भी तो आउटफ्लो में ही लिखाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेज पेड कितना रुपया? 4,000। अगला बोलो, और कोई है? इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, रिफंड नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। हो गया डन। टोटल जोड़ो तो, टोटल जोड़ोगे बताओ कितना आएगा? बोलो ना। टोटल आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बराबर कोई बताएगा कितना हो रहा है? टोटल जोड़ के बताओ। अरे बोलो ना भाई, टोटल जोड़ के बताओ कितना हुआ? 3,78,000 रुपया लिख देंगे। लेकिन ये फिगर माइनस में लिखाएगा ना, क्योंकि आउटफ्लो है। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? अरे बोलो भाई, नेट कैश फ्लो लिख दे क्या? या नेट वर्ड लिखने के बजाय केवल कैश फ्लो लिख देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम, नेट वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर, ये भी लिख सकते हो, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले इतना रुपया है। कितना रुपया है सर? इसको माइनस करके यहां लिखो। चलो बताओ कितना लिखेंगे? बताओ तो कितना में से कितना माइनस होगा सर? देखो तो 6,54,000 माइनस करो। 6,54,000 माइनस 3,78,000 कितना आएगा? 2,76,000, 2,76,000। जल्दी से लिख लो, 2,76,000 प्लस में आ रहा है ना? यस सर। अब इसमें से क्या करेंगे बोलो? लेस इनकम टैक्स नेट। नेट का मतलब क्या होता है? जितना इनकम टैक्स पेड किए हैं वो माइनस रिफंड। तो बोलो इनकम टैक्स पेड कितना था? पेड बोलो ना कितना था? 50,000। उसमें से रिफंड कितना आया है? 12,000। माइनस करके लिखेंगे ना, तो माइनस 12,000 बराबर बोलो कितना लिखें? 38,000 को माइनस कर दें। बोलो ना, लेस करना था ना जी। अब जो यहां पर बचेगा वो क्या लिखाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर, बोलो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आया बोलो तो? 2,76,000 में से माइनस करेंगे 38,000 तो कितना बचेगा? 2,38,000 बचेगा, है कि नहीं? बोलो ना। अब चलो इसमें से क्या करेंगे बोलो? इसमें से लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेस या ऐड कुछ भी हो सकता है। अब देख लेंगे कि आइटम लेस करने वाला है कि ऐड करने वाला है। अगर लेस करने वाला होगा तो लेस करेंगे, ऐड करने वाला होगा तो ऐड करेंगे। तो यहां पर लेस या ऐड के जगह पर एडजस्ट वर्ड भी बोल सकते हो। तो बोलो फिलहाल यहां लेस या ऐड के जगह पर क्या लिख सकते हो? एडजस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बोलो एडजस्ट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक ही था ना? बोलो ना क्या था? तो बोलो भाई क्या था? इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, यही था ना? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? तो इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक लिख लेंगे। कितना रुपया था? 50,000। तो ये इंश्योरेंस क्लेम मिला है ना, तो इसको ऐड किया जाएगा ना सर? तो ऐड में लिख लेंगे इसको। कोई दिक्कत किसी को? अब चलो टोटल जोड़ के बताओ। यहां पर
नेट कैश फ्लो, नेट कैश जनरेट हुआ है या यूज हुआ है, माने प्लस में फिगर आ रहा है कि माइनस में, प्लस में आ रहा है ना, तो नेट कैश जनरेटेड लिखेंगे ना सर, नेट कैश जनरेटेड या नेट कैश फ्लो भी लिख सकते हैं, है ना। यूज कब लिखेंगे, जब फिगर माइनस में आएगा, तो माइनस में तो आ नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो या नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जल्दी से बता दो हमको कितना रुपया आ रहा है, जल्दी बताओ। 2,88,000। चलो देखो तो 2,88,000 आंसर दिया है क्या, बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्या सवाल बनाने में टफ लगा क्या, अरे बोलो भाई। हाँ जी, अरे सर ठीक है, आप आफ्टर टैक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर में क्या लिखे थे, बिफोर, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखे थे, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसमें से टैक्स हटा दिए तो अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो बस वही लिखे हैं। जैसे एक ठो आइटम होता है, जब आप लोग पढ़िएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें पढ़ाया जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट पहले माइनस होता है तो बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स भी माइनस होता है तो बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, समझ रहे हो। तो मैंने उसी को EBIT, EBITDA और ऐसे ऐसे शब्द बोला जाता है। जब आप लोग देखिएगा ना, वो क्या बोलते हैं, शार्क टैंक इंडिया जब देखिएगा, तो शार्क टैंक इंडिया में ये पूछता है सब EBITDA कितना है बताइए। अब EBITDA जानते ही नहीं है, कॉमर्स स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए EBITDA क्या है। EBITDA का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझ रहे हैं, आपका कितना हो रहा है अर्निंग पूछता है सब, वो EBITDA का मतलब हो गया। पैट पूछता है सब, पैट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है वो बताइए। शॉर्ट फॉर्म्स को भी यूज करता है सब वहां पे शार्क टैंक इंडिया में। तो आपको, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप लोग फाइनेंस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपको ये सब शब्द से परिचय होना चाहिए, कि सामने वाला कोई बोल दिया तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, फाइनेंस पढ़ रहे हो, आप लोग वो सारी चीजें पढ़ रहे हो जो बड़े बड़े देश दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चीजें होती हैं, वो सब आप लोग के सामने पढ़ने को मिल रहा है कि नहीं। चलिए, पूछता है सब, एक और वर्ड इस्तेमाल करता है सब, टॉप रिवेन्यू बताइए, बॉटम रिवेन्यू बताइए, टॉप और बॉटम बताइए, ऐसे पूछता है सब। अब टॉप बॉटम को आ जाएगा, सामने वाले को समझ में नहीं आया। टॉप बॉटम का क्या मतलब है, सबसे टॉप पे दिखता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, उसमें से हम लोग माइनस करते आते हैं, सबसे नीचे क्या दिखता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है कि नहीं, तो प्रॉफिट बताना होता है। तो अब कहने का अर्थ है कि आप जानते रहेंगे टॉप और बॉटम, तब ना समझ में आएगा आपको, टॉप फिगर और बॉटम फिगर बताइए क्या है। तो आपको पहचान होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है वो। तो गलती से सही जगह आ गए हैं, तो ये सब शब्दों से हम परिचय करा दे रहे हैं कि जो जो मार्केट में शब्द यूज होते हैं, वो सब शब्द यही सारे हैं। चलिए सर, तो इसके साथ ही हमारा ये सवाल भी खत्म होता है, और अब हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, देख लीजिए ऊपर से सवाल। आवाज नहीं करो, जिसको जाना है जा सकते हैं। ऊपर से सवाल देख लो, यहां से शुरू हुआ था। बंद करो उसको बढ़िया से। और ऑफ करो, फैन ऑफ करो। मंजीत, फैन ऑफ करो दोनों। आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे ही साफ सुथरा आपको भी लिखना है सर, एक एक लाइन छोड़ के।
चलो ध्यान दो। अब शुरू करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। आपको मैं बता दूं कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक जितना आप लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों के बारे में सुन लीजिए। इनडायरेक्ट मेथड देखा जाए तो बहुत आसान है, एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ भी है, डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में बहुत टफ है। लेकिन सुनिए बात पहले क्या है। एक्चुअली में ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसके बारे में अभी आप लोगों ने सीखा और क्वेश्चन भी बनाया, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में बस चेंज आता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज आता है बस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिस प्रकार से डायरेक्ट मेथड में बनता है उसी प्रकार से इनडायरेक्ट मेथड में बनता है, नो चेंज। तो बस चेंज कहां होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से किसी और तरीके से बनता है और वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से किसी और तरीके से बनता है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम। आसान कर दिए। तो अब बस हमें सीख क्या लेना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख लिया जाए। जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोगों ने सीख लिया, इनडायरेक्ट मेथड खत्म। बोलो ना, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो सेम होता है। लॉजिक समझ गए क्या? लॉजिक समझ गए? जल्दी शुरू करते हैं। चलो हेडिंग बनाओ, इनडायरेक्ट मेथड, डू इट फास्ट। हेडिंग बनाओ, इनडायरेक्ट मेथड। आवाज नहीं करो। देखो, इनडायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड हेडिंग में लिख दिए हैं और बस अब क्या करना है? पार्टिकुलर और अमाउंट। चलो अब साथ साथ लिखना शुरू करना। तो जैसा कि हमने कहा, आवाज नहीं करो। तो जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां मिलता है देखने को? कहां मिलता है डिफरेंस? चापड़ खाओगे अब। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां देखने को मिलता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां मिलता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो चलिए जल्दी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे साथ साथ देखना शुरू कीजिए, ठीक है? इनडायरेक्ट मेथड से सभी लोग फॉर्मेट बना लिए, जल्दी से सभी लोग फॉर्मेट बना लें और देखें कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट मेथड से सवाल बनाया जाता है। ठीक है सर, तो सुनिए जरा ध्यान से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, इनडायरेक्ट मेथड से लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन विश्वास मानिए, एक बार फॉर्मेट तैयार हो जाने दीजिए, उसको हम आसान बना के दिखा देंगे। ठीक है? अभी के अभी आप लोग को याद भी हो जाएगा। बस 20 मिनट एकदम शांति से मेरे शब्दों को सुनते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इनडायरेक्ट मेथड से जो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं वो दो स्टेजेज में बनता है, दो स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 शुरू करते हैं। कौन सा स्टेज शुरू करते हैं? स्टेज 1। तो लिखेंगे, जब स्टेज 1 बन जाएगा फिर स्टेज 2 शुरू किया जाएगा। आइए स्टेज 1 में क्या क्या लिखा जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखो जब हम लोग डायरेक्ट मेथड से पढ़ते थे तो ऊपर से नीचे की तरफ आते थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट मेथड से नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है। और ये क्या है ऊपर से नीचे हम समझाते हैं पहले फॉर्मेट बन जाने। ठीक है, लिखते जाओ पहले। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये अमाउंट हम लोग लिख देंगे, जितना रुपया भी होगा यहां पर लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है, डिटेल्स वाले कॉलम में नहीं, डायरेक्ट जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे। समझ में आया? उसके बाद हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, और किस किस चीज के एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे वो सब लिखना शुरू करो। एडजस्टमेंट फॉर, किन किन चीजों का एडजस्टमेंट होगा, ध्यान से देखो। लिखेंगे एडजस्टमेंट किन किन चीजों का किया जाएगा। तो एडजस्टमेंट किया जाएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स which have already been debited to statement of प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब वो सारे नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। कैसे होगा सर? तो जो हमने क्या कहा था, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर से इनडायरेक्ट मेथड में है ना, जब याद करो जब ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे होते हैं, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले इनकम लिखते हैं, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सारे टोटल इनकम लिख देते हैं, फिर उसमें से एक्सपेंसेज माइनस करते आते हैं नीचे प्रॉफिट की तरफ, है ना। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, फिर उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करते हैं, तो आपका बच जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, है ना। मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट वाला आइटम सबसे पहले लिख दिया जाएगा ऊपर में इनडायरेक्ट मेथड से। और अब नीचे से ऊपर की तरफ सोचो, तो जब ऊपर से हम नीचे आ रहे थे, मैंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेके जब हम लोग प्रॉफिट तक पहुंच रहे थे, तो इनकम को ऐड कर रहे थे और एक्सपेंसेज को माइनस कर रहे थे ना। अब नीचे से ऊपर जाना है तो सारा काम उल्टा होगा, मतलब अब एक्सपेंसेज को ऐड किया जाएगा और इनकम को लेस किया जाएगा। समझ रहे हो बात? तो जितने नॉन कैश एक्सपेंसेज हैं सबको ऐड किया जाएगा। मैंने बता दिया नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सारा काम उल्टा होगा। जिन एक्सपेंसेज को हम माइनस करते हुए नीचे आए थे उन एक्सपेंसेज को अब ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। लॉजिक समझ गए? बोलो ना, लॉजिक समझ गए? तो चलो अब हम लोग ऐड करने वाला आइटम लिखेंगे यहाँ पर। ऐड, क्या क्या आइटम ऐड किया जाएगा? तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना, देखो यहाँ पर ऐड हो रहा है, सारा काम उल्टा होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। उसके बाद जितने तरह के राइट ऑफ करने वाले एक्सपेंसेज हैं या खर्चे हैं, ये सब तरह के हम लोग खर्चों को, नॉन कैश आइटम को लिख लेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को भी राइट ऑफ किया जाता है, उसको भी लिख लेंगे। एमोटाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, मेरे साथ साथ तेजी से लिखते रहिए सब लोग। एमोटाइजेशन कॉपी में होना चाहिए। एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, उसके बाद
लॉस ऑन या कुछ और भी आइटम है वो भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं शेयर एंड डिवेंचर के बाद, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब आइटम दे देगा इनडायरेक्ट मेथड से आप लोगों को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब आइटम नॉन कैश आइटम होते हैं और इनको माइनस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन रिटन ऑफ, मैंने राइट ऑफ करना, अपलिखित करना। उसके बाद एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सब होगा। एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट है ये सब। उसके बाद लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट भी इसको बोल सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स। बस हो गया, इतना ही आइटम। ये सब आइटम जो है और भी इस तरह के आइटम हो सकते हैं। ये सब आइटम क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। ये नॉन कैश एक्सपेंसेज माने जाते हैं। ये सब नॉन कैश एक्सपेंस, देख सकते हो ये सारे के सारे कैसे आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है। और इन सबको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो ये सारे के सारे आइटम एक्सपेंसेज की तरह लेस किए जाते हैं। बट अभी सारा काम क्या होगा, उल्टा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो जो लेस आइटम लेस करने वाले थे वो सारे के सारे आइटम अब ऐड किए जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा, जो आइटम ऐड किया जाता था उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट जो नॉन कैश तरह के या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ करते थे जिनको हम लोग ऐड करते थे, अब यहाँ क्या होंगे, वो सब लेस किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। चलो अब लिखेंगे हम लोग लेस वाले आइटम, है ना। चलो अब लिखेंगे लेस, तेजी से लिखो। लेस क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आवाज नहीं बोले हैं लिखने के लिए। which have been already been credited, जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है नॉन कैश आइटम, उन सबको क्या करेंगे, which have been already been credited, उन सबको लेस किया जाएगा। जो ऑलरेडी ऊपर से जब हम लोग नीचे आ रहे होते हैं, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जब प्रॉफिट की तरफ आ रहे होते हैं, तो ये सारे इनकम जो होते हैं ऐड किए जाते हैं। बट अभी सब क्या किया जाएगा, उल्टा, मतलब लेस किया जाएगा। तो चलो कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जिनको लेस किया जाएगा, ऐसे कौन कौन से आइटम हैं, तो लिखेंगे अच्छा, क्रेडिटेड के बाद आप लोग ये भी लिख सकते हो कि क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट कहां हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन सबको क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनको लेस किया जाएगा, तो जैसे डिविडेंड रिसीव्ड,
जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। आया बात समझ में? जल्दी जल्दी लिखो। अगला लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अगला लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, एटसेट्रा। अगला लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बोलिए स्वीटी, जाइए। अगला लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सब प्रॉफिट या इनकम्स है ना जी, इनको ऐड किए जाते हैं सामान्य तौर पे, बट यहां क्या किया जाएगा, सारा का सारा लेस किया जाएगा। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये एक्चुअली में ओल्ड प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है, क्योंकि न्यू वाला तो एक्सपेंस होता है ना, न्यू वाला प्रोविजन तो एक्सपेंस होता है और उसको हम लोग एक्सपेंस के साथ दिखाते हैं। यहां पर इनकम के साथ दिखा रहे हैं, मतलब ये ओल्ड वाला है। मैंने पिछले साल हमने माना था और डूबा नहीं पैसा मेरा, तो प्रॉफिट हो गया। 11th में पढ़ाए होंगे कि ओल्ड प्रोविजन को डेबिट साइड में या तो लेस कर देते हैं बैड डेब्ट में से, या तो क्रेडिट साइड दिखा देते हैं, यही था ना। हाँ चलो अच्छी बात है, वही वाला है ये। अगला लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यह भी वही पुराना वाला ही है। ठीक है, एटसेट्रा, और भी तरह तरह के हो सकते हैं। ठीक है सर, इन सभी को लिखने के बाद हमारा निकल के आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाता है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है बिफोर किसके पहले सर, तो बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, यानी वर्किंग कैपिटल में चेंज आने के पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है इसके माध्यम से। समझ आया क्या? चलो, ये निकल के आपका आ जाता है अमाउंट यहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज यहां पर आ जाता है। ये सभी के सभी आइटम लिखने के बाद जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ऊपर से जो भी हम लोगों ने लिखा था ये सभी के सभी अमाउंट, इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे। ये सभी अमाउंट को ऐड करना था, है ना सर, ऐड करना था इन सभी अमाउंट को। इन सभी अमाउंट को ऐड करना था, नॉन कैश एक्सपेंसेज को ऐड करने के बाद यहां पर एक अमाउंट आया था, उसके बाद इन सभी अमाउंट को लेस करना था, ये जो भी अमाउंट है इनको लेस करना था। ठीक है, इन सभी अमाउंट को लेस करना था और लेस करने के बाद इनको टोटल बाहर करके माइनस करके, और ऊपर जो फिगर आपने लिखा है जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए यहां पर कि ऊपर जो आप लोगों ने यहां फिगर लिखा है, दो तो फिगर आपने ऊपर लिखा है। एक तो था आपका नेट प्रॉफिट वाला आइटम यहां पे ऊपर, सबसे ऊपर
नेट प्रॉफिट देखिए बोर्ड पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने जो लिखा है उसमें आपने क्या किया है, ऐड किया है नॉन कैश आइटम को यहां पर, तो इसको ऐड वाले को जोड़ देंगे और ये लेस वाले को माइनस कर देंगे, फिर जो यहां बचेगा ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज कहलाएगा। क्लियर है बात? तो यहां तक की बातें समझ में आई क्या, बोलो ना। चलो तो ये हो गया। अब यहां से हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेज के पहले का जो प्रॉफिट आया है वो तो निकाल दिए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर वर्किंग कैपिटल चेंजेज को लिखेंगे। बस स्टेज 1 खत्म, अब यहां से स्टेज 2 शुरू हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ठीक है, उसको बंद करो। हाँ बोलो क्या कह रहे थे ऊपर से, देखो कहां, शुरू से स्टेज 1 से। तो यहां से अभी लिखना बाकी है, तब तो कल तक लिखोगी, जल्दी करो। अब बस स्टेज 2 बचा है, काम खत्म है, थोड़ा देर और 5 मिनट लगेगा। बोलो हो गया। चलो अब स्टेज 2 शुरू करते हैं। यहां से एडजस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अभी अभी रेशियो में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कोई बताएगा, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वेरी गुड, तो बस उसी को एडजस्ट कर देना है, मतलब करेंट एसेट या करेंट लायबिलिटी को एडजस्ट कर देना है, काम खत्म। ठीक है, चलिए देखिए। तो मतलब आप देख रहे हैं, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को एडजस्ट कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। तो कहने का अर्थ क्या हुआ सर, पूरा देखने के लिए इतना बड़ा है, काम बस थोड़ा सा हुआ है क्या। सबसे पहले हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को सबसे ऊपर लिखा, उसमें से नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड किया। नॉर्मली लेस होता है एक्सपेंसेज, बस हम लोग को उल्टा करना है ना, तो नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड किया और नॉन कैश इनकम को लेस किया। यहां तक पहुंच गए। अब बस हम लोग को क्या करना है, वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को एडजस्ट कर देना है, काम खत्म। बस इतना काम होता है, 5 आइटम टोटल। पहले प्रॉफिट, फिर नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करना है, फिर नॉन कैश इनकम को लेस करना है, फिर वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट या करेंट लायबिलिटी को एडजस्ट कर देना है, काम खत्म। 5 आइटम ध्यान में रहेगा, इनडायरेक्ट मेथड खत्म। चलो बोले थे ना टफ नहीं लगेगा, एक बार लिख लेने दो पूरा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 शुरू करते हैं। स्टेज 2 में क्या करेंगे सर, एडजस्ट। अरे बोलो ना, स्टेज 2 में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब मालूम है ना, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, करेंट एसेट करेंट एसेट, शॉर्ट में लिख देते हैं करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। ठीक है, जगह की कमी है थोड़ा सा, तो करेंट एसेट और एंड करेंट लायबिलिटी को एडजस्ट करना है। ठीक है सर, तो चलो ध्यान दो। अब फिर से वही बात दोहराते हैं कि चूंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो सारा काम माइनस, जो एक्सपेंस माइनस होता है, इनकम ऐड होता है ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं। बट यहां पर क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सारा काम उल्टा। तो सर ये भी काम उल्टा होगा।
वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट उल्टा तरीके से होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर करंट एसेट, सुनना ध्यान से, एक बार में कंसेप्ट क्लियर चाहते हो तो, अगर वर्किंग एसेट, सॉरी मतलब करंट एसेट सामान्य तौर पे अगर बढ़ता है, एक बार में सुनना, करंट एसेट अगर बढ़ता है तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि एसेट है भाई, एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, फायदा होगा तो प्लस करेंगे। बट यहां तो उल्टा करना है ना, यहां करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस करेंगे। इसका मतलब कि करंट एसेट घटेगा तो प्लस करेंगे। एसेट का काम खत्म। अब करंट लायबिलिटी, सामान्य तौर पे करंट लायबिलिटी जब घटता है, सॉरी मैंने करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो हमें नुकसान होता है, तो सामान्य तौर से तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। बट यहां तो उल्टा करना है ना, यहां उल्टा करना है। और यहां उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो माइनस करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब करंट लायबिलिटी घटेगा तो सामान्य तौर पे तो प्लस करते हैं हम लोग, प्रॉफिट होता है तो, लेकिन यहां क्या होगा, माइनस होगा, लेस होगा, क्योंकि उल्टा करना है ना यहां सारा काम। बस ये 4 आइटम प्लस माइनस लिख देना है, टॉपिक खत्म। चलो लिखते हैं। तो बोलना ऐड में हम लोगों ने क्या क्या बोला, तो बोलो तो ऐड में करंट एसेट, पहले करंट एसेट के बारे में बोलो। करंट एसेट घटेगा तो नुकसान होगा तो सामान्य तौर पे लेस किया जाता है, बट यहां उल्टा करना है तो ऐड करेंगे। तो क्या डिक्रीज लिख दे, डिक्रीज इन करंट एसेट, बोलो ना, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट घटेगा तो ऐड करेंगे। और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो नुकसान होगा, तो सामान्य तौर पे तो लेस होता है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन, बोलो ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। समझ गए बात। अब फिर क्या किया जाएगा, लेस क्या किया जाएगा, इसका उल्टा, जो ऊपर वाला लिखे हो दोनों को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब बोलो ना, इंक्रीज इन, बोलोगे इंक्रीज इन करंट एसेट, उसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, काम खत्म। समझे क्या, ये जो भी अमाउंट है इंक्रीज डिक्रीज वाले, इनको लिख दिया जाएगा। ऐड करने वाला आइटम है ये, और ये दोनों लेस करने वाले आइटम है, तो इनको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। डन सर। चलो, और फिर यहां जो निकल के आया, इसको क्या कहा जाएगा सर, तो यहां जो निकल के आया इसको कहा जाएगा कैश जनरेटेड, इसको कहा जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम, अगर प्लस में आया तो कैश जनरेटेड फ्रॉम लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस में आया तो यूज्ड लिखेंगे, है ना, यूज्ड इन। कोई दिक्कत किस चीज से, ऑपरेटिंग, बोलो ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कोई डाउट किसी को, बोलो। ये निकल के आपका आ जाएगा यहां पे। डन सर। अगर प्लस में आया तो कैश जनरेटेड, और माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन। बट आपको मालूम है कि अभी इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करना होता है लास्ट में, तो ये लिखा जाएगा बिफोर, यहां लिख देंगे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अब बस क्या क्या कर देना है, टैक्स को एडजस्ट कर देना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट कर देना है। तो बोलो ना, तो यहां पर लेस लिखे, क्या लेस करेंगे, इनकम टैक्स नेट का मतलब बताया था ना जी, अगर कोई रिफंड वाला आइटम होगा तो माइनस कर दिया जाएगा, मतलब पेड माइनस रिफंड, यहां पर इसको लेस कर दिया जाएगा। तो यहां क्या निकल के आ जाएगा, बोलो। अरे लेस करने के बाद यहां जो बचेगा उसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम, या अगर माइनस में होगा तो यूज्ड इन, किस चीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, लेकिन अब टेक्स्ट तो हट गया, अब सिर्फ क्या बचा है, बिफोर, बोलो ना, ऑर्डिनरी, बिफोर, और हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये बचा यहाँ पे। अब इसमें से क्या कर देंगे, एडजस्ट, क्या एडजस्ट करेंगे बोलो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा। वो प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, या फिर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए बात। और ये इसको भी एडजस्ट करने के बाद जो यहाँ लास्ट में सबसे बचेगा उसको कहा जाएगा नेट, क्या कहा जाएगा, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या फिर अगर माइनस में आएगा तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बात। ये अमाउंट आपका यहां पर एडजस्ट करने के बाद आपका यहां पर जो बचेगा वो कहलाएगा। ठीक है सर, बोलो ना, कोई दिक्कत। और इसके साथ ही आपका ये इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है। आया क्या बात समझ में, बोलो। तो चलो एक बार एक मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेज को ऐड करेंगे, उसके बाद नॉन कैश इनकम को लेस करेंगे, उसके बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करेंगे जिसमें कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो लेस करेंगे, अगर लॉस हो रहा होगा तो ऐड करेंगे। और वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसमें से इनकम टैक्स एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को भी एडजस्ट कर देंगे, और फिर लास्ट में बच जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट मेथड से खत्म होता है, और इसके साथ ही आज का क्लास भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।